सब्सक्राइब करें ग्रेस इलस्ट्रेटिव व्यूज़ को और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is revision of clinicals of male internal genital organ. तो आपको पता है कि जेनिटल ऑर्गन दो तरह के होते हैं। एक वो ऑर्गन जो पेल्विस के अंदर होगा तो उसको बोलते हैं कि मेल इंटरनल जेनिटल ऑर्गन, और एक वो होगी जो पेरिनियम के अंदर होते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। तो इंटरनल जेनिटल ऑर्गन के 16 इंपॉर्टेंट क्लिनिकल हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्लिनिकल है मेल स्टीरिलाइजेशन। तो मेल स्टीरिलाइजेशन मतलब मेल इनफर्टिलिटी या फैमिली प्लानिंग का जो मैकेनिज्म होता है, तो इसके अंदर जो मेल स्टीरिलाइजेशन होती है, जो मेजर टेक्निक होती है वो होती है वेजेक्टमी, या इसको डिफरेंटेक्टमी भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप वाज डिफरेंस को कट कर देते हैं। अब इसका जो प्रोसीजर क्या होता है, इसका प्रोसीजर इस तरह से होता है कि जो सुपीरियर पार्ट ऑफ स्क्रोटम है, या स्क्रोटम है तो स्क्रोटम का सुपीरियर पार्ट यहाँ पे एक इंसिजन देती है, और इंसिजन की वजह से जो इसका प्रोक्सिमल पार्ट और डिस्टल पार्ट को हम लाइगेट कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। इस वजह से ये होगा कि जो दो पार्ट कर दिए हमने प्रोस्टेट के, उनको हमने कट किया, उनको लाइगेट कर दिया। इसकी वजह से जो स्पर्म हो गए, स्पर्म इसके इस वाले पार्ट के अंदर ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है, और वो डीजनरेट होना शुरू हो जाएगी एपिडाइडिमिस और इसके प्रोक्सिमल पार्ट के अंदर, लेकिन वो आगे यहाँ पर नहीं पहुँच पाएगी। जब वो यहाँ पर नहीं पहुँच पाएगी तो वो इजैकुलेशन के अंदर आपको कोई स्पर्म नहीं मिलेगा। इजैकुलेशन के अंदर आपको सीमन तो देखने को मिलेगा, लेकिन उसके अंदर कोई स्पर्म्स नहीं होंगे। तो इसी मैकेनिज्म के जरिए वास्ट डिफरेंस को कट करके उसको लाइगेट करके मेल स्टीरिलाइजेशन अचीव कर सकते हैं। और अगर जिसके अंदर स्टीरिलाइजेशन हो चुकी है तो उसको रिवर्स करना हो तो रिवर्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। ठीक हो गया। तो हम जो अगर रिवर्स करना हो तो जो इसके एंड्स होते हैं उनके एंड्स को वापस दोबारा जोड़ देते हैं, यानी जिन एंड्स को पहले कट किया था, लाइगेट किया था, उनको वापस जोड़ देंगे। अब इसके बाद है एब्सेस इन द सेमिनल ग्लैंड के, सेमिनल ग्लैंड के अंदर पस की एक्युमुलेशन होना शुरू हो जाना। और आपको पता है कि जो सेमिनल ग्लैंड कुछ इस तरह से पड़े हुए होते हैं, अगर आपको मैं यहाँ से दिखाना चाहूँ, ठीक है, तो ये आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला ये प्रोस्टेट है, और प्रोस्टेट के पोस्टीरियर आपको नजर आ रहा होगा सेमिनल ग्लैंड, ठीक है। यहाँ पे शायद विजिबल ना हो, लेकिन यहाँ पे सेमिनल वेसिकल या सेमिनल ग्लैंड देखने को मिलता है। तो फिर ये जो सेमिनल वेसिकल ये कम्युनिकेट करता है ऊपर रेक्टो यूट्राइन पाउच ऑफ डगलस, जो जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा रेक्टो वेसिकल पाउच। फीमेल के अंदर रेक्टो यूट्राइन होता है, मेल के अंदर रेक्टो वेसिकल होता है, ठीक है। तो फिर इस पाउच के अंदर पेरिटोनियल फ्लूइड यानी पेरिटोनियल कैविटी होती है। तो फिर अगर इसका पस होती है सेमिनल ग्लैंड के अंदर और वो ज़्यादा फूल गया है तो उसकी रप्चर होने की वजह से जो पस होती है वो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जा सकती है। और हमने कहा था कि जो रेक्टम के आगे एंटीरियरली पड़ा होता है वो है सेमिनल वेसिकल, स्पेसिफिकली एंटीरोलैटरली बात करते हैं तो भी सेमिनल वेसिकल देखने को मिलता है। तो अगर ब्लेडर फुल हो तो ब्लेडर पूरी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम सेमिनल वेसिकल को अच्छी तरह से पालपेट कर सकते हैं बाय डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, मतलब फिंगर रेक्टम के जरिए यहाँ पर इंजेक्ट करने के बाद हम सेमिनल वेसिकल को पालपेट कर सकते हैं। अब इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है वो है हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट। हाँ, यहाँ पर मैं बताना भूल गया कि सेमिनल वेसिकल के अंदर एक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है जिसको बोलते हैं गोनोकोकाई, और ये जो इन्फेक्शन काज करता है उसको बोलते हैं गोनोरिया। अब इसके बाद पढ़ लेते हैं हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट। जो प्रोस्टेट के अंदर हमने कहा था कि इसका फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रोमा होता है, तो फिर इसकी हाइपरट्रॉफी होती है। और हमने ये भी कहा था कि जो प्रोस्टेट होता है तो प्रोस्टेट ये असल में ब्लेडर की बेस को कर रहा होता है, यानी इसकी जो प्रोस्टेट की अपेक्स होती है वो ब्लेडर के नेक को सराउंड करती है। और यहाँ पे जो यूरिथ्रा देखने को मिलता है, ये वाला यूरिथ्रा, इसको बोलते हैं इंट्राम्यूरल पार्ट, जो ब्लेडर के नेक में होता है। जो इसके अंदर होता है वो प्रोस्टेटिक पार्ट। तो अगर प्रोस्टेट की हाइपरप्लेजिया हो जाती है, बिनाइन, बिनाइन का मतलब ज़्यादा आगे स्प्रेड नहीं करेगा, सिर्फ प्रोस्टेट तक ही रिस्ट्रिक्ट रहेगा, ठीक है। एक होता है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, दूसरा होता है कैंसर ऑफ प्रोस्टेट, ठीक है। तो बिनाइन का मतलब अपनी जगह के ऊपर रिस्ट्रिक्ट रहेगा, कैंसर का मतलब ये फैलेगा वेनस रूट के जरिए या लिम्फ नोड्स के जरिए। तो फिर यहाँ पर जो अगर इसका हाइपरप्लेजिया हो जाती है तो फिर यूरिथ्रा को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा इस बंदे के अंदर, फिर काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होगी यूरिनेशन के अंदर, यूरिनेशन काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होगी, ठीक हो गया। तो फिर बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया की वजह से जो ब्लेडर की जो बेस होती है वो कंप्रेस होना शुरू हो जाती है, इंटरनल यूरिथ्रा की कंप्रेशन देखने को मिलती है, जिसकी वजह से यूरिनेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होती है और काफ़ी पेन होता है। और जो प्रोस्टेट का जो लोब ज़्यादा स्वेल करता है, जिस लोब की इन्लार्जमेंट होनी होती है, वो होता है मिडल लोब्यूल। तो आपको नजर आ रहा है इस डायग्राम में सेंट्रल जोन जो मिडल लोब्यूल वाला पार्ट है, तो इसकी सबसे ज़्यादा इन्लार्जमेंट होती है। और ये आपने एमसीक्यू में नोट करना है कि मिडल लोब्यूल की सबसे ज़्यादा इन्लार्जमेंट होती है। इसके बाद अगर कैंसर होता है प्रोस्टेट का, तो फिर कैंसर दो तरीकों से फैल सकता है, एक होता है ब्लड के जरिए, दूसरा लिम्फ नोड के जरिए, और तीसरा कॉन्टैक्ट के जरिए। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ब्लड का और लिम्फ नोड का बताया है। तो आपने ये एग्जाम के अंदर एससीक्यू में आ सकता है कि कौन से लिम्फ नोड होते हैं जो प्रोस्टेट के कैंसर को फैला सकते हैं। तो फिर आपने यहाँ पे देखना है इंटरनल इलियक और सैक्रल लिम्फ नोड। और कौन से वीनस रोड है जिनकी वजह से कैंसर फैल सकता है प्रोस्टेट का, वो तो है इंटरनल वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस के जरिए, वर्टिब्रा में पहुंच
जाता है और ब्रेन के अंदर पहुँच जाता है क्रेनियल कैविटी के अंदर। तो आपने इन दोनों रूट को अच्छे से आपने अंडरलाइन कर लेना है और इसको अगर हमने करना है, ठीक करना है, तो फिर जो हाइपरप्लेजिया वाले पार्ट को रिमूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक इंस्ट्रूमेंट डालते हैं यूरेथ्रा के ज़रिए, मतलब जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस होती है बाहर की तरफ। हमने कहा था कि यूरेथ्रा के 4 पार्ट होते हैं, तो सबसे बाहर जो ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस। तो वहाँ से हम इंस्ट्रूमेंट डालते हैं और वो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे अगर आप देखो तो वो इंस्ट्रूमेंट यहाँ से पहुँचता हुआ किसके अंदर पहुँच जाएगा, प्रोस्टेट के अंदर पहुँच जाएगा, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा के ज़रिए। फिर यहाँ पर आप ये प्रोस्टेट के हाइपरप्लेजिया वाले पार्ट को इसके साथ साथ सेमिनल वेसी यानी अगर आप प्रोस्टेट के सिर्फ हाइपरप्लेजिया वाले पार्ट को निकाल दो तो उसको बोलते हैं ट्रांस यूरेथ्रल डिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांस यूरेथ्रल, क्योंकि यूरेथ्रा के जरिए आपने इंस्ट्रूमेंट को पास किया है। और अगर आप प्रोस्टेट के साथ सेमिनल वेसिकल, इजैकुलेटरी डक्ट और जो वास डिफरेंस इसके टर्मिनल पार्ट को रिमूव कर देती है। क्यों? क्योंकि जो वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल की डक्ट होती है, दोनों मिलकर इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है। तो फिर ये सारे स्ट्रक्चर आपस में प्रोस्टेट के काफ़ी क्लोज होती है। तो इन सबको अगर रिमूव कर दे तो इन सबको रिमूव करने की जो टेक्निक होती है उसको बोलते हैं रेडिकल प्रोस्टेक्टमी। रेडिकल का मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट, ठीक हो गया। जब ये दोनों टेक्निक परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें नर्व्स और जो ब्लड वेसल्स होती हैं जो प्रोस्टेट के कैप्सूल को सप्लाई करती है, जो असल में प्रोस्टेट के कैप्सूल को सप्लाई नहीं करती बल्कि पीनस को सप्लाई करती है, वो असल में नर्व्स और ब्लड वेसल्स प्रोस्टेट के कैप्सूल में से पास करती है। तो फिर हमें काफ़ी ज़्यादा एहतियातन इनके बारे में केयर रखनी पड़ती है कि कैप्सूल डैमेज ना हो जाए, क्योंकि वहाँ पर आपको नर्व्स और ब्लड वेसल्स देखने को मिलती है। ऐसी नर्व और ब्लड वेसल जो पीनस को सप्लाई कर रही है, जो पीनस की इरेक्शन के अंदर, इजैकुलेशन के अंदर पार्टिसिपेट करती है। अगर ये नर्व और ब्लड वेसल्स डैमेज होगी तो पीनस के फंक्शन जैसा इरेक्शन, इजैकुलेशन ये खत्म हो जाएंगे। तो हमें इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। तो ये था बेसिक ओवरव्यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।